Hello students. As we are discussing about the forms of poetry, and in that context today we are going to discuss some more forms of poetry like elegy, dramatic monologues and some others. So the first one is elegy. Elegy क्या होता है? हम डिस्कस करेंगे इसको. इट्स अ फॉर्म ऑफ पोइट्री. जैसे हमने डिस्कस करा था क्लास में भी कि इसमें क्या है कि ये जो वर्ड एलिजी है, इट हैज बीन derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलिगोस विच मीन्स अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग. जैसे पोइट्री को लिखा जाता है, पोइट्री के अलग अलग कंटेंट होता है और अकॉर्डिंग टू द कंटेंट इसको डिवाइड करा जाता है अलग अलग टाइप्स में. ठीक है. वैसे ही हमारे पास सोनेट्स होते हैं, लिरिक होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है. उसके बाद हमारे पास और भी बहुत तरह का, जैसे हमने एपिक पढ़ा था, है ना. तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं पोइट्री की. वैसे ही हमारे पास एलिजी है, और एलिजी इट्स इट इट्स बेस इज, इसका जो ओरिजिन है वो है कि इट इज अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग. मॉर्निंग मीन्स यहाँ पे हम रिग्रेट करते हैं किसी चीज को लेके. जैसे किसी की डेथ हो जाएगी, वहां पे हम क्या क्या करते हैं, ग्रीफ शो करते हैं, पश्चाताप करना जिसको हम बोलते हैं. In English literature, it is a form of poetry which is written on the theme of loss, sorrow, lamenting on the dead. जैसे किसी की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ पे हम पोएम लिखते हैं, that poem becomes an elegy, right? तो इसकी सब टाइप्स की बात करें तो जो फेमस है उसमें पेस्टोरल एलिजी है. पेस्टोरल एलिजी क्या होता है कि जस्ट, पेस्टोरल का मतलब होता है मीन रूरल. ठीक है. तो जो रूरल सेटिंग में, और साथ में क्या होता है, जैसे एक एलजी है उसमें क्या है कि मैंने जैसे बताया कि किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाएगी या किसी लॉस के ऊपर लिखी जाएगी या जस्ट टू एक्सप्रेस सम सॉरो. हाँ. और उसमें क्या होगा, जो पेस्टोरल एलजी होगी, ये वाले थीम्स तो रहेंगे, बट एट द सेम टाइम जो रूरल सेटिंग है, जो पेस्टोरल लाइफ है, जो नेचर है, उसको भी आइडलाइज किया जाएगा. ठीक है. वो भी एज ए करेक्टर उस पोएम में एक मेन रोल प्ले करेगा, नेचर. ठीक है. बाकी सब चीजों के साथ साथ. और इसमें क्या होगा, जो पेस्टोरल एलिजी है, इट इज रिटन इन फॉर्मल एंड एलेबरेट स्टाइल. फॉर्मल एंड एलेबरेट स्टाइल क्या होता है, जब भी हम किसी फॉर्मल स्टाइल की बात करते हैं, दैट मीन्स दैट स्टाइल इज स्ट्रिक्टली एदर्ड. स्ट्रिक्टली एदर्ड मीन्स, स्ट्रिक्टली एदर्ड मीन्स किसके साथ जुड़ा रहेगा, पेस्टोरल कन्वेंशन के साथ. जैसे हमारे पास शेफर्ड्स होंगे, उसमें प्लेन लैंग्वेज होगी. प्लेन लैंग्वेज का मतलब समझते हो, सिंपल लैंग्वेज. ठीक है. रूरल लाइफ होगी और नेचर. ठीक है. तो ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी पेस्टोरल एलिजी. ठीक है. उसके बाद मतलब सिंपल आपने याद रखना है कि ये किसी की डेथ पे या किसी लॉस पे पोएम तो होगी, बट एट द सेम टाइम इसमें हमारे पास नेचर और रूरल लाइफ को एनालाइज किया जाएगा. ठीक है. नेचर की बात की जाएगी, नेचुरल सेटिंग इसकी बैकग्राउंड में होगी. और जैसे शेफर्ड्स की बात की जाएगी, जो भेड़े वगैरह चराते हैं, है ना. प्लेन लैंग्वेज होगी, प्लेन लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज, रूरल लाइफ की बात करी जाएगी, नेचर की बात करी जाएगी. सो दैट पोएम विल बी कॉल्ड पेस्टोरल. उसके बाद हम इसके फीचर्स की बात करें, जैसे मैंने बता दिया आपको कि ये एलिजी जो है, ये बिगिन होती है हमेशा, इट बिगिंस विद सब सॉरो और रिमोर्स. इसमें पश्चाताप किया जाएगा, कोई भी चीज का लॉस हुआ है, किसी इंसान का लॉस हुआ है, तो उसके ऊपर वहां से ये शुरू होगी. और उसके बाद ये इमोशंस को दर्शाएगी. जो भी इसमें नरेटर होगा, जो भी पोएट इसमें बात करेगा पोएम में, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा. ठीक है. उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि ये लॉस को, ग्रीफ को, दुख, लेमेंटेशन, पश्चाताप, इन सब चीजों को वो एक्सप्रेस करेगी, उस इन सब चीजों को इंक्लूड करेगी. और मोर ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ an elegy is that it has introspective language. Introspective language क्या होती है कि rather than thinking about the outer world, मान के चलो कि जो हमारा आउटसाइड इन्वायरमेंट है, जो हमारी बाहर की दुनिया है, उसको छोड़ के ये इंट्रोस्पेक्टिव लैंग्वेज में लिखी जाती है. इंट्रोस्पेक्टिव लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज विच टॉक्स अबाउट आवर इनर वर्ल्ड.
जो हमारी अंदर की दुनिया है उसकी बात करती है। हमारी अंदर की फीलिंग्स क्या है किसी लॉस को लेके उसकी बात करती है। उस चीज की लॉस के ऊपर, उस इंसान के लॉस के ऊपर हमारे थॉट्स क्या हैं, एक्सपीरियंसेस क्या थे उसके साथ या क्या हैं, उन सब चीजों की मीन्स इनर वर्ल्ड, जो हमारा अंदर की सोच जो है, हमारी अंदर के जो जज्बात हैं, एहसास एहसास हैं, उसको लेके उन सब चीजों की बात करती है ये एलएसी। और यहाँ पे जो थीम्स होते हैं इसके, वो हमेशा यूजुअली जो इसके थीम्स रहते हैं वो लाइफ, डेथ, सारो और मेमोरी, ये थीम्स रहते हैं। और जो एलिजी है इसका एक और फीचर, जो इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है होपफुल रेजोल्यूशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉस। ठीक है, होपफुल रेजोल्यूशन मीन जब ये एंड होगी ना, जैसे मैंने आपको ट्रेजेडी का बताया था कि ट्रेजेडी जो हमें होती है वो हमेशा उसकी एंडिंग जो होती है वो सॉरोफुल होती है। कॉमेडी की जो एंडिंग होती है वो हमेशा कैसी रहेगी, हैप्पी एंडिंग रहेगी। वैसे ही एलजी की जो एंडिंग रहेगी वो होपफुल रेजोल्यूशन के साथ होगी। होपफुल रेजोल्यूशन मीन्स यहाँ पे जो पोएट होगा, मान के चलो कोई अपने फ्रेंड के ऊपर उसने एलजी लिखी है, और उसको जो उसका फील है, उसका जो उसको उसके लेके ग्रीफ है, हाँ, जो उसको दुख है, वो लास्ट में क्या करेगा, ये रेजोलेट करेगा कि ठीक है जो भी हुआ, बट आई विल मूव ऑन, वैसे करके, और उस लॉस को एक्सेप्ट करेगा, ये कबूल करेगा कि ठीक है हो गया, बट नाउ ही विल प्लान समथिंग, he will try to move on, हाँ। उसके बाद हमारे पास कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं इसकी एलिजी की। उसमें हैं जैसे जॉन मिल्टन की एलिजी है लेसिडस, जो कि डेथ पे लिखी गई है, उसके दोस्त थे एडवर्ड किंग उनकी। थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये कॉमन पीपल के ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, आम लोग जो होते हैं, गांव के लोग जो हैं, जो रेस्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं एकदम, उनके ऊपर, उनके उनकी उनकी उनको इसने इंक्लूड करा एज ए करेक्टर, एज ए उनके जो लाइफस्टाइल है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो लॉस है, वो उन सब चीजों की ये बात करता है। एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। शैली की एडोनिस है, यहाँ पे जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर लिखी गई है। वाल्ट विटमैन की ओ कैप्टन माई कैप्टन है, ये अब्राहम लिंकन जो है रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनके ऊपर लिखी हुई है। टेनिसन की इन मेमोरियम है, ऑर्थर हेनरी हेलम के ऊपर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो ये सब आपको एलएसी में पढ़ना है और इसको लिखना है और समझना है। उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है हमारे पास, जो नेक्स्ट जो पोइट्री की फॉर्म है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक्चुअली में ये भी एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है। और इसमें सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है कि दैट इट हैज अ सिंगल स्पीकर। जैसे पोइट्री में होता है हमारे पास, जैसे मैंने एलिजी में बताया आपको, एलिजी में एक नरेटर होगा, वो अपने दुख को बताएगा, उसकी बात करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होगा और वो किसी साइलेंट लिसनर से बात करेगा। ठीक है, वो किसी दूसरे करेक्टर से बात करेगा, और जो दूसरा करेक्टर होगा वो सिर्फ उसको सुनेगा, वो अपनी बात नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको सुनेगा। और जब वो अपनी बात बता रहा है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, एक मतलब जैसे मान के चलो इट्स अ फॉर्म ऑफ पोइम, और यहाँ पे एक सिंगल स्पीकर है, वो अपनी कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ उसके साथ, या कुछ ऐसा वाकया हुआ है, वो उसके बारे में उसको बताता है। और उसमें बताते टाइम वो अपने करेक्टर्स को रिवील करता है, जैसे जो उसका करेक्टर है वो कैसा सोचता है, किस तरह का उसका एटीट्यूड है लाइफ को लेके, हमें वो पता चलता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ये भी इमोशंस के साथ डील करती है। लेकिन लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग की हम बात करें तो इसमें फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जो लिरिक जो पोएम है उसमें क्या है कि सिंपल इमोशंस और अपने फीलिंग्स की बात करता है कौन, नरेटर। ठीक है, जो बताता है हमें। लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो हमें इमोशंस के बारे में बताया जाता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे स्पीकर होता है और दूसरा साइलेंट लिसनर होता है। ठीक, तो इंटायरली लिरिकल नहीं है, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ लिरिकल पोइट्री। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये किसकी एग्जांपल है, लिरिकल पोइट्री की एग्जांपल है, क्योंकि उसकी उसके कुछ एलिमेंट्स इसमें आते हैं, लेकिन स्टिल इट हैज सम डिफरेंसेस। उसके बाद ये, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोएट है उसकी थॉट्स और फीलिंग्स के साथ डील नहीं करती है, बट इट डील्स विद द नरेटर। यहाँ पे नरेटर रहता है। नरेटर कहने का मतलब ये है कि जो पोएट की अपनी लाइफ है, पोएट अपनी लाइफ को इंक्लूड नहीं करता है इसमें। ठीक है, इसमें सिंपल क्या रहेगा, हमारे पास एक नरेटर रहेगा, और नरेटर कोई कहानी को लेके या किसी बात को लेके, किसी विषय को लेके वो हमें बताएगा। जैसे
हमारे पास कुछ, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ हमारे फीचर्स रहते हैं यहाँ से, और आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या है। कोई भी ड्रामेटिक मोनोलॉग जो एक परफेक्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो एक परफेक्ट एग्जांपल है, जो एक कंप्लीट ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसमें आपके पास स्पीकर रहेगा। ठीक है। उसके बाद स्पीकर रहेगा, ऑडियंस भी रहेगी। ठीक है। ऑडियंस भी उसमें एज ए, जिसको बोलेंगे हम पैसिव कैरेक्टर रोल प्ले करेगी, उतना एक्टिव नहीं रहेगी बट स्टिल ऑडियंस वहां पे होगी। और तीसरी चीज यहाँ पे ओकेजन होगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग में हमेशा कोई ना कोई ओकेजन होगा, जिस टाइम पे वो बात की जाएगी, जिस टाइम पे वो पोएम जो है वो लिखी जाएगी, तो वो कोई ना कोई किसी ना किसी ओकेजन को रिफ्लेक्ट करेगी, किसी ना किसी ओकेजन को बताएगी। उसके बाद यहाँ पे इंटरेक्शन भी होगी, किसकी, स्पीकर की और ऑडियंस की। ठीक है। और इन सब चीजों के थ्रू हमें क्या पता चलेगा, जो करेक्टर है नरेटर का वो रिवील होगा, हमें उसके बारे में पता चलेगा कि ये किस तरह का आदमी है, ये किस तरह का इंसान है जो हमें बात बता रहा है अपनी, या जो पोएम हमें बता रहा है। उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ ड्रामेटिक एक्शन जरूर होगा। ड्रामेटिक एक्शन होना मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जिससे ये कहानी शुरू होगी। जैसे हम अगर बात करें, एक एग्जांपल है इसकी, रॉबर्ट ब्रोनिंग का है, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग उन्होंने लिखा है, जैसे माई लास्ट एचेस। तो माई लास्ट एचेस का जो एक्शन है वो कहाँ से शुरू होता है, कि वो ही इज गोइंग टू मैरी सेकेंड टाइम, एंड जो फर्स्ट बीवी है उसको उसने डेथ किल किया था, उसका उसने मर्डर किया था, और कैसे किया था वो बताता है। तो दैट सॉर्ट ऑफ एक्शन इज अ ड्रामेटिक एक्शन। ठीक है। तो इस तरह से ये शुरू होगा। और उसके बाद जो इसका कहानी का एक्शन होगा वो हमेशा, जो इस पोएम का जो एक्शन होगा वो हमेशा प्रेजेंट में होगा। ठीक है। ये बात भी याद रखनी है आपने। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं इसके। और हम अगर बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो अगर आप इसमें पढ़ना चाहो तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट दिस इज अ परफेक्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है एक। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसिस भी इसकी एग्जांपल है एक। तो आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलो, आई होप दैट इट विल हेल्प यू, एंड आप इसको लर्न करें, नोट करें, समझें, और जो फिर भी नहीं आता है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी। एंड चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।